पटारी से बाहर हल्की हल्की फुनकारने की आवाज आने लगी थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जो नागिन वहां आई है वो मेरी पटारी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फुनकार रही है। मैं खामोश रहा और अपनी तरफ से किसी किस्म की फुनकार की आवाज ना निकाली। मैं देखना चाहता था कि ये नागिन मेरे पटारी के गिर्द चक्कर क्यों लगा रही है और अपनी फुनकारों से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है या मुझे अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पटारी के अंदर एक नर सांप है। नागिन की फुनकारें रुक गई थीं। मेरी पटारी तीलियों को जोड़कर बनाई गई थी, जिस तरह आमतौर पर सपेरों की पटारियां होती हैं। उसके ऊपर तीलियों का बना हुआ ही ढक्कन था जो नीचे से ऊपर करने से खुल जाता था। मेरी पटारी हिलने लगी। मैंने महसूस किया कि नागिन पटारी के ऊपर चढ़ रही है। फिर अचानक पटारी का ढक्कन ऊपर उठ गया और एक तरफ को गिर पड़ा। नागिन ने उसे अपने सर से ऊपर उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। मैं नक्काहत की वजह से थोड़ा सा ही सर ऊपर उठा सकता था। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। अंधेरे में मुझे एक स्याह रंग के सांप का सर दिखाई दिया जिसकी सुर्ख आंखें मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। ये नागिन थी। इसके जिस्म की तेज बू मुझे बराबर आ रही थी। मैं भी उसे तक रहा था। दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने मेरी मदद के लिए एक सांप को भेज दिया। कम से कम पटारी का ढक्कन तो खुल गया। अब मैं इस कमजोरी और नकाहत की वजह से भी वहां से निकलकर फरार हो सकूंगा। अचानक मेरा सांप वाला जिस्म कांप कर रह गया। मुझे किसी लड़की की आवाज आई, तुम सांप की शक्ल में कैसे आ गए? पहले तो मैं यही समझा कि वहाँ कोई औरत भी है जिसको मेरा इंसान से सांप बन जाने का राज मालूम हो गया है, और ये सवाल उसी ने किया है। मैं नागिन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि जिस औरत ने मुझसे ये बात पूछी है वो अभी अपना चेहरा आगे करके मुझे देखेगी, मगर कोई औरत आगे ना आई, बल्कि उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं जानती हूँ तुम सांप नहीं हो। तुम्हें नागपुरी के नाग देवताओं का खास मंत्र फूंक कर सांप के रूप में बदल दिया गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी इंसानी आवाज में बात कर सकते हो। चूंकि इस अंधेरे में भी मैं सांप होने की वजह से बहुत कुछ देख सकता था, मैंने देखा कि बात करते हुए नागिन की जबान थोड़ी थोड़ी बार बार बाहर को निकल रही थी। इंसानी आवाज में बातें करते हुए मेरी भी सांप की जबान थोड़ी थोड़ी बाहर निकला करती थी। मैं सोचकर हैरत ज़दा होकर रह गया कि कहीं ये नागिन तो इंसानी आवाज में मुझसे हम कलाम नहीं। अगर ये नागिन ही मुझसे इंसान की आवाज में बात कर रही थी तो मुझे उससे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था और फिर मुझे उसकी मदद की जरूरत भी थी। मैंने जवाब देने की बजाय उससे सवाल किया, क्या ये तुम औरत की आवाज में बोल रही हो? उसने कहा, ये मैं ही तुमसे औरत की जबान में बात कर रही हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरी तरह इंसान हो या तुम सांप हो और इंसान की जबान में बात करना जानती हो? नागिन ने कहा, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने इंसान से सांप के रूप में तब्दील किया है? मैंने कहा, ये बड़ी लंबी कहानी है। इंसान होने के नाते पहले मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। नागिन ने कहा, मैंने तुम्हारी पटारी का ढक्कन हटा दिया है, तुम बाहर आ सकते हो। मैंने कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। मेरे जिस्म की ताकत आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही है। फिर मैंने उसे बताया कि किस तरह मैं ललितपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था कि बूढ़ी सपेरन के सांपों ने मुझे घेर लिया और एक सांप ने मुझे अपने मुंह में लेकर मेरे जिस्म में ऐसा जहर दाखिल कर दिया कि जिससे मुझ पर शदीद कमजोरी और नकाहत तारी हो गई और अब इस कमजोरी में इजाफा हो गया है और मैं अपने जिस्म को ज्यादा हिला जुला भी नहीं सकता। नागिन अभी तक पटारी के किनारे से सर निकाले मुझे देख रही थी और बातें कर रही थी। जब मैंने उसे बताया कि बेहोशी वाले जहर के असर से मेरा जिस्म नीम जान हो चुका है और मैं सर भी ऊपर उठाऊं तो वो डोलने लगता है, तो वो रेंगती हुई पटारी के अंदर आ गई। वो काले स्याह रंग की नागिन थी और उसका जिस्म ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने पॉलिश किया हो। वो भी 1.5-2 फुट की नागिन थी। मेरे सामने पटारी में बैठ गई और बोली, मैं समझ गई हूँ, तुम इस बूढ़ी सपेरन के जाल में फंस गए थे जो गुरु गोरख के सेवादार सांप की तलाश में बुढ़ी खूसट हो गई है। धन दौलत के लालच ने उसको अंधा कर दिया है। तुम फिक्र न करो, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। उसके साथ ही नागिन ने अपने मुंह को खोलकर मेरा सर ऊपर उठाया और मेरे चेहरे और गर्दन पर अपनी जबान फेरनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो जबान फेर रही थी मेरे जिस्म में तवानाई की लहरें दौड़ना शुरू हो गई थी। देर तक वो ऐसा करती रही। फिर उसने मेरा चेहरा नीचे करते हुए कहा, अब खुद अपना सर ऊपर उठाओ। मैंने फौरन सर ऊपर उठा लिया। मुझे जरा सी भी कमजोरी महसूस न हुई। मेरी सारी तवानाई वापस आ चुकी थी। नागिन ने कहा, अपना फन खोलो। मैंने अपना फन बड़ी आसानी से खोल दिया और हल्की फुनकार भी मारी। नागिन ने कहा, तुम्हारे बदन में से बूढ़ी सपेरन के सांप के जहर का असर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैंने उसे कहा, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ क्योंकि बूढ़ी सपेरन रात के पिछले पहर मुझ पर गुरु गोरख के मंत्रों का चिल्ला करने यहाँ आ रही है।
नागिन बोली, अब वो बूढ़ी चुड़ैल तुम्हारी हवा को भी नहीं छू सकती, मेरे साथ आ जाओ। मैं बड़ी आसानी से पूरी तवानाई के साथ पटारी के बाहर निकल आया। नागिन मेरे जरा आगे आगे रेंगने लगी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने इंसानी आवाज में कहा, ये रानी का मरघट है, यहाँ सपेरे जादू टोना करने और चिल्ला काटने आते हैं। हम सीढ़ियां चढ़कर इस जेर जमीन मरघट से बाहर आ गए। बाहर रात का अंधेरा फैला हुआ था। सामने झाड़ियां थी और उनके पीछे कुछ फासले पर छोटे छोटे टीले रात के अंधेरे में इस तरह से नजर आ रहे थे जैसे काले स्याह भूत कंबल ओढ़ कर बैठे हुए हों। नागिन मुझे झाड़ियों में से निकालकर एक छोटी सी नदी के पास ले आई। कहने लगी, इस नदी की दूसरी तरफ विश्वामित्र के पुराने मंदिर का खंडर है, मैं वहीं रहती हूँ, तुम मेरे साथ वहाँ चलो, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैं तुम्हें इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं भी हकीकत में एक औरत हूँ। मुझ पर भी किसी जादू टोना करके मंत्र फूंक कर मुझे नागिन बना दिया गया है। मैं सोचने लगा कि क्या ये औरत सचमुच सांप नहीं है? शायद वो ठीक कह रही थी। अगर वो सांप होती तो कभी औरत की आवाज में बात नहीं कर सकती थी। जिस तरह मैं हकीकत में सांप नहीं हूँ और इंसानी आवाज में बोल सकता हूँ, उसी तरह ये नागिन भी हकीकत में इंसान है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये लगी हुई थी कि किसी तरह मैं भोपाल अपनी बीवी के पास पहुंच जाऊं, लेकिन ये मालूम भी करना चाहता था कि औरत जिसकी आवाज इतनी मुतरन्नम है और नागिन की शक्ल में मेरे साथ साथ रेंग रही है, ये असल में कौन है और कैसे नागिन बन गई। एक जगह नदी पर दरख्त का कटा हुआ तना गिराकर पुल बना दिया गया था। हम पुल पर से रेंगते हुए गुजर गए। दूसरी तरफ एक वीरान इलाका था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे। एक झुंड में टूटा फूटा खंडर था जिसकी दीवारें भी ढह चुकी थीं। सिर्फ दरमियान में एक चबूतरा और उस पर एक चार दीवारी सी बाकी रह गई थी। नागिन मुझे चार दीवारी के अंदर ले आई। यहाँ जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक जगह से नीचे तहखाने का रास्ता जाता था। नागिन ने कहा, नीचे छोटी सी कोठड़ी बनी हुई है। किसी जमाने में यहाँ विश्वामित्र के भक्षु यात्रा करने आया करते थे। फिर इस जंगल में कहीं से आदमखोर शेर और शेरनी का जोड़ा आ गया। इस जोड़े ने लोगों को हड़प करना शुरू कर दिया। उसके बाद से यात्रियों ने इधर आना छोड़ दिया और ये मंदिर वीरान हो गया। मैंने पूछा, क्या आदमखोर शेर और शेरनी अब भी यहाँ पर हैं? नागिन ने कहा, शायद अब वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए हैं, मगर यात्रियों ने दोबारा इस तरफ का रुख नहीं किया। जमीन के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी बनी हुई थी। ये बड़ी ठंडी जगह थी, तहखाना ही था। नागिन ने थोड़ी सी घास बाहर से लाकर वहाँ एक तरफ बिछा रखी थी। हम दोनों आमने सामने घास पर बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने नागिन से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इंसान से नागिन कैसे बन गई? उसने कहा, मेरा नाम दुर्गा है। मैं लक्ष्मणपुर के एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। मेरा बाप स्वर्गवासी हो चुका है। मैं अपनी माता के साथ गांव के एक मकान में रहती थी। गांव के मंदिर का पुजारी मुझ पर डोरे डालने लगा। मैं मंदिर में पूजा करने जाती तो वो मुझे वरगलाने की कोशिश करता। एक बार उसने मेरी साड़ी पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैंने बड़े जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, दुर्गा, तूने ब्रह्मपुत्र के मुंह पर तमाचा मारा है, मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक जोगी आया। उसने अपनी बातों से हमारे ऊपर बड़ा असर डाला। उसने एक दो बार पानी को दूध और दूध को पानी में भी तब्दील कर दिया। मेरी माता जी तो उसकी गर्विदा हो गई। वो मुझसे बड़ी शफकत से पेश आता था। एक बार उसने मुझे बर्फी ला कर दी और कहा, पुत्री, ये बर्फी मुझे हनुमान जी ने ला कर दी है, इसको खा जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा ब्याह किसी राजकुमार से होगा। मैंने बर्फी न खाई तो मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया कि हनुमान जी की बर्फी है, नहीं खाओगी तो तुम्हें उनकी बद्दुआ लगेगी। कुछ मुझ पर भी हनुमान जी का असर था, क्योंकि मैंने हिंदू घराने में जन्म लिया था। मैंने बर्फी खा ली। उसके बाद जोगी चला गया और फिर हमारे घर न आया। एक हफ्ता गुजर गया। मेरा गोरा रंग आहिस्ता आहिस्ता सांवला होना शुरू हो गया। मेरे पेट में दर्द रहने लगा। एक रोज मेरी तबीयत जरा संभली तो मैं पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो बदमाश पुजारी मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, दुर्गा, मैंने तुमसे ब्रह्मपुत्र के मुंह पर तमाचा मारने का बदला ले लिया है। मैं उसके मुंह की तरफ देखने लगी। मैंने नफरत से कहा, भगवान मेरी सहायता करेगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने कहा, तुमने भगवान की बेइज्जती की थी, भगवान तुम्हारी कैसे सहायता करेगा? जो बर्फी तुमने जोगी के हाथ से खाई थी उसका असर तुम पर होना शुरू हो गया है। तुम एक हफ्ते के बाद औरत से नागिन बन जाओगी और फिर सारी जिंदगी नागिन बनकर जिंदा रहोगी। ये कहकर पुजारी हंसता हुआ चला गया। मैंने डर के मारे
तुम्हारे माताजी से भी बात न की। आखिर जोगी की बर्फी ने अपना असर दिखा दिया और मैं 1 हफ्ते बाद बिस्तर से सोकर उठी तो मैं इंसान की बजाय एक नागिन बन चुकी थी। मेरी माताजी मंदिर गई हुई थी। मैं खौफजदा होकर बिस्तर से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। इस बात को 5 बरस गुजर गए हैं। तब से लेकर अब तक मैं नागिन की शक्ल में जिंदा हूँ और अपनी इंसानी शक्ल और अपने इंसानी जिस्म को देखने के लिए तरस गई हूँ। ये है मेरी दर्दनाक राम कहानी। अब तो मुझे अपनी दास्तान सुनाओ कि तुम इंसान से सांप कैसे बन गए। मैंने भी उसे अपनी शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बयान कर दी। इसमें से मैंने वो टुकड़े निकाल दिए जिसमें मैंने और कमांडो खालिद ने मिलकर भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ कमांडो एक्शन किया था और पैलेस होटल में धमाका किया था और भारतीय इंटेलिजेंस वालों को खत्म किया था। ये जरूर बताया कि मेरी बीवी जमीला इस वक्त भोपाल में मेरे एक दोस्त के घर पर है। मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली आया था कि मुझे पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस होने के इल्जाम में पकड़ लिया और फिर मुझे सांप से डसवा कर एक गड्ढे में दबा दिया, जहां किसी अजीबोगरीब सांप ने मुझे डस दिया और मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से मुझे कभी अपने दोस्त की बू आती है और कभी नहीं आती। और मुझे लगता है कि इस सांप के जहर की वजह से अब मैं कभी इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकूंगा। नागिन बड़े तवज्जो से मेरी कहानी सुनती रही। जब मैं चुप हो गया तो वो कहने लगी, जिस सांप ने तुझे काटा था वो कपट श्री के कबीले का सांप था। उसके जहर का असर खत्म होने को 1 मिनट में खत्म हो सकता है और जब तक तुम जिंदा हो उस वक्त तक भी खत्म नहीं हो सकता। मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं अब कभी दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकूंगा? नागिन ने कहा, मेरे कहने का मतलब यही था। कपट श्री के सांप के बारे में वेदों में यही लिखा है कि जिस इंसान को ये सांप काटे वो पिघल कर पानी बन जाएगा। जिस सांप के रूप में आए हुए इंसान को काटे वो दोबारा कभी इंसान के रूप में ना आ सकेगा। मैंने अपने दिल में कहा कि ये नागिन कुछ भी नहीं जानती। इसे क्या मालूम कि ईमान की ताकत क्या होती है। मेरे खुदा ने चाहा तो मैं एक बार फिर अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा। अब मैंने नागिन से असल बात की। मैंने कहा, मुझे भोपाल जाना है। किसी तरह रात मुझे ललितपुर के स्टेशन से भोपाल जाने वाली रेलगाड़ी पर सवार करवा दो। भोपाल पहुंचकर मैं खुद ही अपनी बीवी के पास पहुंच जाऊंगा। मुझे अपने दोस्त के घर का रास्ता मालूम है। नागिन कहने लगी, रात के वक्त ललितपुर से माल के भरे हुए ट्रक भोपाल की तरफ चलते हैं। तुम किसी ट्रक पर बैठकर क्यों नहीं चले जाते? रेलगाड़ी में तो बहुत से लोग होते हैं, तुम्हें कोई भी देख कर मार सकता है। ट्रक में घुस कर बैठ जाना, वहाँ तो सिवाय ड्राइवर और क्लीनर के और कोई नहीं होता। नागिन की तजवीज मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उससे पूछा, ये ट्रक कहाँ से चलते हैं? वो बोली, ट्रकों का जहाँ अड्डा है वहाँ से चलते हैं। तुम फिक्र न करो, मैं कल रात तुम्हें वहाँ अपने साथ ले जाऊंगी। हमने रात और दूसरा सारा दिन उसी मंदिर के खंडर में गुजार दिया। दुर्गा ने मुझे बताया कि वो एक खास तपस्या कर रही है जिसकी थोड़ी मुद्दत बाकी रह गई है। उसके पूरा होने के बाद उसे उम्मीद है कि वो नागिन से औरत की शक्ल में वापस आ जाएगी। फिर कभी अगर तुम लक्ष्मणपुर की तरफ आओ तो मुझे जरूर मिलना। हमारा घर गांव के कोने में मंदिर के पास है। मैंने यकीन दिलाया कि अगर मैं उस तरफ गया तो उसे जरूर मिलूंगा। वो कहने लगी, मुझे औरत के रूप में देखकर क्या तुम मुझे पहचान लोगे? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। वो बोली, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को बू से पहचान लेंगे। जब रात गहरी हो गई तो नागिन मुझे साथ लेकर ललितपुर के ट्रकों के अड्डे की तरफ रवाना हो गई। शहर पर खामोशी छाई हुई थी। सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। वो मुझे खेतों खेत ले जा रही थी। एक बड़े मंदिर की पिछली दीवार के करीब से होकर हम थोड़ी सी चढ़ाई तय करके ऊपर सड़क पर आए तो सामने एक जगह 2-3 ट्रक खड़े थे। नागिन ने कहा, यहाँ से दिल्ली और भोपाल को ट्रक माल लेकर जाते हैं। चलो वहाँ चलकर किसी तरह मालूम करते हैं कि भोपाल की तरफ कौन सा ट्रक जा रहा है। मैंने कहा, हम ये कैसे मालूम करेंगे? हम तो सांपों के रूप में हैं और इंसानों की आवाज में किसी से बात नहीं कर सकते। वो बोली, कुछ न कुछ कर लेंगे, तुम चलो तो सही। ट्रकों के अड्डे पर 4-5 आदमी ही दिखाई दे रहे थे। 2 आदमी एक ट्रक पर माल लाद रहे थे। हम एक तरफ अंधेरे में छुपे हुए थे। नागिन उस ट्रक की तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी, इसका रुख भोपाल की तरफ है। तुम ठहरो, मैं अभी मालूम करके आती हूँ। मैं उसे पूछने ही वाला था कि वो किस तरह मालूम करेगी कि वो एक तरफ को रेंगती हुई निकल गई। मेरी नजर ट्रक पर लगी हुई थी। एक नौजवान सा लड़का ट्रक पर लदे हुए बोरों को रस्सियों से जकड़ रहा था। ट्रक का फासला ज्यादा नहीं था, खामोशी ही थी। इतने में मुझे नागिन की आवाज सुनाई दी। उसने औरत की आवाज में किसी से पूछा, भाई ये ट्रक भोपाल जा रहा है? लड़के ने रस्सियों को बांधते हुए कह दिया, हाँ बीबी। फिर जल्दी से ट्रक की एक तरफ होकर देखने लगा कि ये किस औरत की आवाज थी। जब उसे वहाँ कोई औरत दिखाई न दी तो हैरान सा होकर बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो ट्रक के आसपास जिस औरत की आवाज आई थी उसको तलाश करता दूसरी तरफ निकल गया। इतने में नागिन मेरे पास आ चुकी थी। कहने लगी, मैंने मालूम कर लिया है, ये ट्रक भोपाल ही जा रहा है।
जल्दी से जाकर ट्रक पर सवार हो जाओ, बोरियों के बीच में छुप कर बैठ जाना। मैंने नागिन से कहा, दुर्गा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। वो बोली, लक्ष्मणपुर की तरफ आना हुआ तो मुझे जरूर मिलना। मैं 2-1 माह में इंसानी शक्ल में बदल कर वापस घर चली जाऊंगी। भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। और वो अंधेरे में खेतों की तरफ रेंगती हुई मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने कुछ फासले पर खड़े ट्रक का जायजा लिया। उस वक्त 2 आदमी ट्रक के आगे की जानिब खड़े बातें कर रहे थे। ट्रक के पीछे कोई नहीं था। मौका अच्छा था। मैं तेजी से ट्रक की तरफ रेंगता हुआ उसके पहिए पर चढ़ गया। वहां से उछलकर ट्रक की बॉडी से चिमट गया और रेंगकर ट्रक के अंदर बोरियों के दरमियान छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रक भोपाल की तरफ रवाना हो गया। दुर्गा नागिन के खास अमल से मेरी खोई हुई तवानाई वापस आ चुकी थी। मैंने सर ऊपर उठाकर फजा में अपने दोस्त कमांडो खालिद की बू को सूंघने की कोशिश की, मगर मुझे किसी तरफ से उसकी बू ना आई। फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान पर ऐसा लगता था कि इधर उधर से बादल जमा हो गए हैं, क्योंकि एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। यहाँ इतनी सर्दी नहीं थी जितनी दिल्ली और झांसी वगैरह के शहरों में थी, बस खुनकी थी। सांप की हैसियत से मुझे सर्दी गर्मी का एहसास तो होता था, मगर न सर्दी लगती थी न गर्मी लगती थी। ट्रक की रफ्तार तेज नहीं थी, उस पर काफी बोझ लदा हुआ था और वो धीमी रफ्तार से चल रहा था। जमीन गैर हमवार होने लगी थी। ये सतह मुर्तफा का इलाका था, कोहे मरी की तरह पहाड़ी इलाका भी नहीं था। दूर दूर पहाड़ियां थीं। जमीन कहीं ऊंची हो जाती थी और कभी 2-2, 3-3 मील तक नशेब में उतरती चली जाती। उसके बाद फिर मामूली सी चढ़ाई शुरू हो जाती। कुछ दूर तक खेतों का सिलसिला साथ साथ चलता गया। उसके बाद जंगल शुरू हो गया। कोई ज्यादा घना जंगल नहीं था, दरख्त सड़क से हटकर थे। मुझे ललितपुर से भोपाल तक फासले का अंदाजा नहीं था। ट्रक की रफ्तार भी हल्की थी। रास्ते के देहात में रुककर मजीद माल ट्रक में लादा जा रहा था। रात गुजर गई, दिन का उजाला फैलने लगा। एक गांव के बाहर ट्रक रुक गया, जहां ड्राइवर और क्लीनर नाश्ता करने के लिए एक दुकान में चले गए। मैं बोरियों के दरमियान में से सर निकाल कर उन्हें देख रहा था। वहां ट्रक तकरीबन 1 घंटा रुका रहा। वहां से चला तो अगले गांव में भी रुक गया, जहां ट्रक पर मजीद बोरियां लादी गईं। जब मजदूर ट्रक पर बोरियां लाद रहे थे तो मैं बोरियों के नीचे एक तरफ छुप गया था। यहाँ से ट्रक चला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ड्राइवर ने ट्रक रोक लिया। बोरियों के ऊपर तरपाल खोलकर डाली जाने लगी। जब सारी बोरियों पर तरपाल फैला कर बांध दी गई तो क्लीनर ने कहा, ठीक है दादा चलो। बोरियों के ऊपर तरपाल डाल दी गई थी। मैं भी उसके साए में आ गया था। तरपाल पर बारिश के कतरों के गिरने की आवाज ट्रक के शोर में मुझे साफ सुनाई दे रही थी। एक मकाम पर पहुंचकर यह आवाज तेज हो गई। बारिश काफी तेज हो गई थी। ट्रक गीली सड़क पर मजीद आहिस्ता हो गया था। भोपाल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मुझे मालूम हो गया था कि अब जो बड़ा शहर आ रहा है वो भोपाल ही है। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। बारिश बहुत हल्की हो रही थी। मैंने फजा में बू सूंघने के लिए सर उठाया और अपनी जबान बार बार बाहर लहराई। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि फजा में मेरी बीवी की बू के साथ कमांडो खालिद की बू भी शामिल थी। अपनी बीवी की बू महसूस करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही थी, मगर जमीला शहर में कमांडो खालिद की कजन सिस्टर के यहाँ मुकीम थी। मैं सांप के रूप में वहाँ नहीं जा सकता था। मैंने अपनी सारी तवज्जो उस तरफ कर दी जिस तरफ से कमांडो खालिद की बू आ रही थी। यहाँ से मुझे उसके खुफिया ठिकाने का रास्ता मालूम नहीं था। ट्रक एक जगह मोड़ काटने लगा तो मैंने ट्रक से छलांग लगा दी और गीली सड़क पर गिरते ही तेजी से रेंगता हुआ एक तरफ शाम के अंधेरे में लोगों की नजरों से ओझल हो गया। मैंने उस समत को चलना शुरू कर दिया जिस समत से कमांडो खालिद की बू आ रही थी, और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था बू तेज होती जा रही थी। खालिद की बू मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैं एक बाग से गुजरा, फिर एक पार्क में से गुजर गया। उसके बाद रेलवे लाइन उबूर की। 4-5 खेतों में से गुजरा। सामने एक फैशनेबल कॉलोनी आ गई जहां खूब रोशनियां हो रही थी। खालिद की बू उधर ही से आ रही थी। मैं कॉलोनी से जरा हटकर आगे निकल गया। सामने दूर ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आने लगी। मेरी बीवी की बू मध्यम हो गई थी, जबकि खालिद की बू ज्यादा तेज हो गई थी। मैं गीली जमीन, घास, पत्थरों और झाड़ियों में से जितनी तेजी से गुजर सकता था गुजरता चला जा रहा था। रात हो गई थी लेकिन मैं अंधेरे में देख सकता था। मुझे कुछ फासले पर एक खंडर दिखाई दिया। ये वही बारादरी थी जिसके पीछे किसी पुरानी इमारत के खंडर और टीले के पहलू में जमीन के अंदर कमांडो खालिद और उसके साथियों का खुफिया ठिकाना था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। आखिर में बारादरी के करीब से होता हुआ अंधेरे में उस गड्ढे में उतर गया जहां एक जानिब झाड़ियों के अंदर से खुफिया ठिकाने को रास्ता जाता था। यहाँ मैंने 2 मुजाहिदों को एक तरफ छुप कर बैठे हुए देखा। उनके पास 10 गन्ने भी थी। वो गार्ड ड्यूटी पर थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा था।
मैं अंधेरे में उन्हें कहाँ नजर आ सकता था। मैं झाड़ियों के अंदर से होकर तहखाने में उतर गया। मुझे मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है। कमांडो खालिद की बू बता रही थी कि वो कहाँ होगा। मैं छोटे हुजरे के पास पहुंचकर एक तरफ दीवार के साथ अंधेरे में हो गया। एक मुजाहिद हुजरे में से बाहर निकल रहा था। जब वो चला गया तो मैं हुजरे में दाखिल हो गया। कमांडो खालिद दरी पर बैठा लालटेन की रोशनी में एक कागज हाथ में लिए कुछ पढ़ रहा था। मैंने जाते ही उसे सलाम किया तो उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। करमदाद तुम हो? मैंने कहा हाँ कमांडर, मैं करमदाद ही हूँ। उसने कागज दरी पर एक तरफ रख दिया। इस दौरान मैं रेंगता हुआ उसके करीब आ गया था। कहने लगा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। मैं तो दुआएं मांग रहा था। जमीला भाभी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने उसे असल बात नहीं बताई। यही कहा कि करमदाद दूसरे मुजाहिदों के साथ 2-1 दिन में वापस आ जाएगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र थी। खुदा का शुक्र है कि तुम भी जिंदा सलामत वापस पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।